गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello, welcoming you all on today's online session for Accountancy, Standard 11th, chapter number 6, that is subsidiary books. Subsidiary books, when the number of transactions, same type of transactions are so many, जब same type के transactions के बहुत सारे होते हैं, in that particular cases, businessman used to prepare the subsidiary books. जहाँ पे आप सेम टाइप के ट्रांजेक्शन एक साथ में आप लिस्टिंग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट ये है कि आपको उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होती है इमीडिएटली आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, जर्नल में क्या है, आपने जर्नल में एंट्री पास करने के बाद कि आपको सपोज परचेज ढूंढना है कि आपने पूरे साल में कितनी बार क्रेडिट में परचेस किया या कैश में परचेस किया, तो आपको हर एंट्री वन बाय वन आपको यहाँ पे जाना गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होता है। जैसे एक्टिविटी होती है, जैसे ट्रांजेक्शन होता है, उसकी एंट्री ऑन द स्पॉट पास में पे की जाती है। तो एक सिंगल अकाउंट ढूंढना उसमें थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके बहुत ज्यादा होते हैं सेम टाइप वाले, तो आप उसके अलग से बुक बनाना, दैट इज कॉल्ड द सब्सिडियरी बुक्स हियर। ओके, सो टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स जो टेक्स्ट बुक में मेंशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, उसको थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। पहला सब्सिडी बुक है, दैट इज कॉल्ड परचेस बुक। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड द परचेस बुक। सेकंड इज माय सेल्स बुक। थर्ड इज माय परचेस रिटर्न बुक। फोर्थ इज माय सेल्स रिटर्न बुक। ओके, फिफ्थ इज माय कैश बुक। सिक्स्थ इज माय पेटी कैश बुक। ओके, सेवेंथ इज माय बिल रिसीवेबल बुक। एट्थ इज माय बिल्स पेएबल बुक एंड नाइन्थ इज माय जर्नल प्रॉपर। इसी चीज को आपको अलग तरीके से बताया गया टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि इन द कंटेनिंग वीडियोस यू विल लिसन इट। ओके, सो हमको इस चैप्टर में बेसिकली सीखना है परचेस बुक के बारे में, सेल्स बुक के बारे में, परचेस रिटर्न बुक के बारे में और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो ट्रांजैक्शंस हम कौन से लिखेंगे सब्सिडियरी बुक्स के अंदर? ट्रांजैक्शंस recorded in subsidiary books. Okay, only credit transactions, only credit transactions, that also relating with the goods, that also relating with the goods. Okay, so goods का ही होना चाहिए, assets का नहीं होना चाहिए। अब गुड्स और एसेट में डिफरेंस किया, अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं जिस चीज में, दैट इज कॉल्ड द गुड्स। अगर उसी गुड्स, सपोज कि मेरा गुड्स ही मेरा फर्नीचर है, टेबल चेयर सोफा, ये मेरा गुड्स है, तो वो एसेट्स नहीं है, वो मेरे लिए गुड्स है। जिसमें ट्रेडर ट्रेडिंग यहाँ पे करता होगा, दैट इज कॉल्ड एज द गुड्स। ओके, मैं बेचता हूं गुड्स। ओके, लगाया मैंने अपने शॉप में फर्नीचर, तो फर्नीचर इज माय एसेट, लेकिन मैं बेचता ही फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरा गुड्स है। होप यू आर गेटिंग करेक्ट। सो गुड्स एसेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया है, हमें यहाँ पे कंपल्सरी माइनस करना है, हमें यहाँ पे कंपल्सरी माइनस करना ट्रेड डिस्काउंट। ओके,
कैश डिस्काउंट दिया है, कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? बिकॉज तब तो हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखने पड़ेगा, तब कैश क्या कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, पार्ट पेमेंट is made या रिसीव, सेल्स के लिए हमें पैसा मिलता है। ठीक है, देन कंसिडर इट एज फुल्ली क्रेडिट। ध्यान रहे जरा सा, अगर मैंने आधा अधूरा पेमेंट किया है, 50% पेमेंट किया है, 60% पेमेंट किया है, 70% पेमेंट किया है या पेमेंट मिला है, इन दैट केस आपको समझ लेना है, ऐसा मान लेना है कि आपने पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं किया, मिला ही नहीं है। मानो जितना पैसा मिला है वो दिखेगा कैश बुक के अंदर, यहाँ पे परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक में नहीं दिखेगा। हमें मान लेना है यहाँ पे पूरा का पूरा उधार पे है, हमें मान लेना है यहाँ पे पूरा का पूरा उधार पे ही है। ओके, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कि 1 रुपया आपको मिला नहीं है, 1 रुपया आपको मिले नहीं है। That only you got to consider over here. Okay, तो consider it as fully credit। ये फुल पेमेंट हो चुका है, अगर फुल पेमेंट हो चुका है तो उसको तो आपको लिखना ही नहीं है वैसे। अगर फुल पेमेंट हो चुका है उसको तो आपको वैसे भी नहीं लिखना है। आई होप सो आर गेटिंग मी। समझ में आपको आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ और कैसे क्या करना होता है। ओके, सो विद दिस इफेक्ट्स क्या लिखना है? जो क्रेडिट में परचेस करते हैं, सेल करते हैं गुड्स, वो लिखना है। गुड्स कैसे पता चले? तो मैं आपको पता है ऑलरेडी। गुड्स किसको बोल सकते हैं? जिसमें ट्रेडर ट्रेडिंग यहाँ पे करता हो उसको हम लोग गुड्स यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, एसेट्स क्या होगा तो लिखेंगे नहीं, जिसमें ट्रेडिंग करूंगा वो लिखूंगा। टेबल चेयर सोफा में ट्रेडिंग करता हूँ, टेबल चेयर सोफा बिकम माय गुड्स नॉट द एसेट्स। ओके, सो जिसमें ट्रेडिंग करता हूँ उसमें मुझे गुड्स यहाँ पे आता है। क्रेडिट डिस्काउंट कंपल्सरी माइनस में यहाँ पे करना, कैश डिस्काउंट कुछ करना ही नहीं है। पार्ट पेमेंट आधा अधूरा पेमेंट होता है, अगर बाय चांस तो ऐसा मानो कि पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्रेडिट ही है। ठीक है, वो जितना पेमेंट हो चुका है, जितना पेमेंट मिल चुका है, उसको हम मानेंगे कि वो कैश बुक में उसकी एंट्री दिख रही होगी। उसकी दूसरी बुक बंद जिसमें होता है ना सब्सिडी बुक्स में, 9 टाइप के बुक्स के मैं नाम पहले आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने, तो ऐसा मान के हम चलेंगे कि उसकी एंट्री सब्सिडी बुक्स कैश बुक के अंदर हो चुकी होगी, क्या उसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे, वो कंसिडर करके मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे पेमेंट अगर फुल्ली आपका हो चुका है तो फुल पेमेंट के टाइम पे तो आपको वैसे भी कुछ लिखना है नहीं। ओके, और जिस चीज की आप एंट्री पास यहाँ पे नहीं करते हो, जो चीज की आप एंट्री बाईपास यहाँ पे नहीं करते हो, इन दैट पर्टिकुलर केसेस उस सब की आपको नीचे नोट लिखनी है विद डेट। ठीक है, उन सब की आपको नीचे नोट लिखनी है विद डेट। ओके, अब आता हूं मैं बेसिकली परचेज बुक के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट बुक इज कॉल्ड एज द परचेज बुक। जितना भी आप क्रेडिट में गुड्स परचेस करोगे, जितने भी आप क्रेडिट में गुड्स परचेस करोगे, वो एकदम परचेस बुक के अंदर क्रेडिट में गुड्स परचेस किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स है। एक है सिंपल परचेस बुक, एक है कॉलमनर परचेस बुक, दो अलग अलग स्प्लिटिंग किया हुआ है। एक है सिंपल परचेस बुक, एक है कॉलमनर परचेस बुक। ओके, इन कॉलमनर परचेस बुक और से वापस से दो अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे किए गए हैं। एक कॉलमनर विद गुड्स, मतलब अलग अलग गुड्स में ट्रेडिंग करते हो, एक कॉलमनर ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, एक कॉलमनर विद गुड्स, एक कॉलमनर विद एक्सपेंसेस। मैं आपको सिंपल से फॉर्मेट बता रहा हूँ, सिंपल परचेस बुक का फॉर्मेट बता रहा हूँ। इन द कंटिन्यूइंग वीडियोस आपको कॉलमनर के कॉलम्स पता चल ही जाएंगे, सिंपल के भी कॉलम्स को पता चल ही जाएंगे। स्टिल आई एम शोइंग यू इन द बोर्ड की लिखना किस तरीके से है। ओके, सपोज परचेस बुक ऑफ श्री अभिजीत, परचेस बुक ऑफ श्री अभिजीत, डेट फर्स्ट कॉलम, नेम ऑफ सप्लायर, जो गुड्स दे रहा है उसका नाम। ठीक है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, मतलब बिल नंबर, खरीदूंगा तो बिल नंबर होगा, वो लिखना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, एलएफ
लेडजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीज। ट्रांजेक्शन सारे खत्म हो जाए फिर आपको कर देना है टोटल। यहां पर डबल ओके, पूरा कंप्लीट कर देना विद बॉक्स। ईयर फॉर्मेट जो भी ईयर दो यहाँ पे लिख लो, सपोज टू 15 जून बाय फर्स्ट। जिसकी इसकी इफेक्ट आएगी आपको लगता है ये है, जिसकी इफेक्ट आएगी उसका नाम पार्टी के नाम लिख देना, पीछे लिख देना आपको अकाउंट वो लिखा ओके। जिसकी नहीं आएगी नीचे नोट मार देंगे, जिसकी नहीं आएगी नोट मार देंगे। सपोज डेट 5 की नहीं आएगी तो लिखनी है डेट 5। भाई क्यों नहीं आ रही? भाई जैसे कैश ट्रांजेक्शन होगा तो उसका रीजन आप उसके एंट्री ऊपर बाईपास क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसके रीजन तो आपको पता ही होंगे। तो वो रीजन आपको डेट डेट के साथ आपको नीचे आकर लिख देनी है। ये था मेरा सिंपल परचेस बुक, ठीक है। अगर कॉलमनार होता, अगर कॉलमनार होता, सपोज मैं ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है, टेबल चेयर सोफा के अंदर देन टोटल रुपीज। कॉलमनार भाई मैं ट्रेडिंग करता हूं टेबल चेयर एंड सोफा के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरे गुड्स क्या होगा? टेबल चेयर एंड सोफा। मेरे गुड्स क्या होगा? टेबल चेयर एंड सोफा होगा। तो मुझे यहाँ पे उसके बेस पे आगे करना है। क्लियर? ओके। तो जो गुड्स में आप ट्रेडिंग करते हो उसके इंडिविजुअल कॉलम पे मिल जाएंगे। आपको इंडिविजुअल ट्रेड डिस्काउंट भी हर एक में से आपको अलग अलग माइनस करना है। इंडिविजुअली ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है। एक और बात, जब गुड्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो पे करते हैं, ठीक है, सिंपल कॉलम की बात करता हूं, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो पे करते हैं उसको लिखना नहीं है, बिकॉज एक्सपेंस में से इन टर्म्स ऑफ कैश पे करते हैं तो उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्सपेंस कॉलमनार परचेस विद एक्सपेंस। ये जो आपको बता रहा हूं यही फॉर्मेट रहेगा परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस एंड सेल रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो आपको परचेस बुक का कॉलम बना दूंगा, ठीक है। आप उसके बाद सबके कॉलम सेम ही बनेंगे, सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होगा, दैट इज दिस वन। मैं आपको ऊपर दिखाता हूं। ओके, सो अगर एक्सपेंस वाला है तो पहले गुड्स का कॉलम बनेगा, नेट गुड्स यू कैन से, फिर डिस्काउंट माइनस करने के बाद गुड्स का कॉलम बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, सपोज रेलवे फेयर, उसका लेबर है तो भाई लेबर। उसके बाद आपको जीएसटी वाला भी अवेलेबल है इसमें। तो एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है। फिर आएगा आपका टोटल। अब इसके अंदर तो आपका दो पार्ट है, एक सीजीएसटी, एक आईजीएसटी, ठीक है। कॉलम तो आपको स्पेसिफिकली अभी पता चल जाएंगे जब अपने सम्स करेंगे, तो मैंने उसके ऊपर कॉलम बताया है कहां पे क्या लिखना है, ठीक है। एक सीजीएसटी, एचजीएसटी, सॉरी यहाँ पे एचजीएसटी, यहाँ पे आएगा आईजीएसटी, इंट्रा, ठीक है। ये तो इंटर, ओके, ये इंटर और एक इंट्रा, दोनों की इंटर, ये इंट्रा स्टेट, ओके, देखने के बाद। सो बेस्ड ऑन दैट मुझे आप एक्सपेंस कॉलम बनाने हैं। तो ये था मेरा परचेज बुक, ओके, परचेज बुक के कॉलम। अगर होता सेल्स बुक, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है, यहां पे आता सिर्फ आउटवर्ड इनवॉइस, सभी के अंदर, सिंपल के अंदर भी, कॉलमनार विद गुड्स के अंदर भी और कॉलमनार विद एक्सपेंसेस के अंदर भी, ठीक है। सेल्स बुक में ही होता, ठीक है। अगर होता परचेस रिटर्न बुक, अगर तो परचेस रिटर्न बुक, तो यहां पे आता डेबिट नोट नंबर, यहां पे आता डेबिट नोट नंबर, ठीक है। अगर होता सेल्स रिटर्न बुक, अगर होता सेल्स रिटर्न बुक, तो
तो यहाँ पे आपका क्रेडिट नोट बनता, बाकी सब कुछ सेम टू सेम कॉलम की बात की जाए तो, ठीक है। सो अगेन आई लाइक टू से अबाउट रिविजन वंस अगेन यू कैन से सब्सिडरी बुक्स वो ट्रांजेक्शंस जहां पे रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस अगर बार बार होते हैं, सेम टाइप के ट्रांजेक्शंस अगर बार बार होते हैं इन दैट पर्टिकुलर केसेस, उसको मैं अलग से बुक में लिख के रखता हूं, दैट इज कॉल्ड एज बाय सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो कौन से लिखने होते हैं, जो भी हमने परचेस सेलिंग रिटर्न्स किए होते हैं क्रेडिट में, उधार पे अगर आपने काम किया है तो उसको आपको बुक्स में लिखना होता है, उधार पे काम किया है तो आप उसको बुक्स में आपको लिखना है, ठीक है। और एसेट्स के बारे में लिखना नहीं है, एसेट्स के बारे में लिखना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट कंपल्सरी माइनस करना है, दिया है तो क्या डिस्काउंट करना ही नहीं है। फुल पेमेंट हो चुका है तो लिखना नहीं है, नोट के हिसाब से नीचे आपको लिख देना है फुल पेमेंट हो चुका है तो। पार्ट पेमेंट हुआ है, ध्यान यहाँ पे रखना, तो पार्ट पेमेंट हुआ है तो आपको देखना है, ओके। पार्ट पेमेंट हुआ है तो आपको लिखा हुआ होगा कि पार्ट पेमेंट हुआ है। ऐसा मानो कि पेमेंट हुआ ही नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लो उसको पूरा का पूरा उधार है, आप ऐसे मान के आप चल सकते हो। तो पार्ट पेमेंट के टाइम पे ध्यान रखिएगा, फुल पेमेंट तो लिखना ही नहीं है, पार्ट पेमेंट है, मानना है पूरा का पूरा उधार है, पेमेंट हो नहीं चुका है, पूरा का पूरा उधार है, पूरा ही बाकी ऐसा मान के चलो। तो सर जो पेमेंट हो चुका उसका, वो जो पेमेंट हो चुका वो कैश बुक में दिखेगा, चले से बुलाते हैं कैश बुक, वो भी सबसे बुक का पार्ट है, इन चैप्टर लगे दैट्स कॉल्ड एज कैश बुक, ओके। सो वो उस बुक में दिखेगा इतना पेमेंट हो चुका है, इतना पेमेंट करना बाकी है। हम लोग इस बुक में ऐसा मान के लिखेंगे कि भाई पेमेंट करना ही बाकी है, ओके। सो विद दिस नोट, ओके, आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया हो कौन सी एंट्रीज कहां पे पास यहाँ पे करनी है, कौन सी एंट्री करनी है, कौन सी एंट्री करनी नहीं है। चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, क्लियर कंडीशन रख दिए गए हैं, ये फॉलो करोगे आपके लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे अवेलेबल है, हो जाएगा सॉल्व यहाँ पे करना। सो आई होप दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सम्स, कैसे मुझे सॉल्व यहाँ पे करना है। बिकॉज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक सब सेम ही है, ओके। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के बारे में ही लिखा हुआ होना चाहिए इसके अंदर, और कुछ होना नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपको सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है। ये चैप्टर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू लर्न, नॉट ओनली फॉर 11th स्टैंडर्ड बट फॉर अकाउंट्स कैरियर इवन, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं आज के टाइम पे, दिस ऑल आर माई बेसिस, ताकि हम एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं फ्यूचर में जाके, सो दैट वी कैन कम टू नो कि कौन सी एंट्रीज पास होती है, कौन सी एंट्री पास यहाँ पे नहीं होती है, कैसे मुझे एंट्री पास यहाँ पे करनी है, कैसे यहाँ पे नहीं करनी। Then only we can easily pass the entries. ट्रांजेक्शंस यहाँ पे जो भी दिए हैं उसको बड़े प्यार से पहले पढ़ लेना, सारे के सारे लगे तो एक बार पूरा पढ़ लेना, उसके बाद ही देन गो फॉर द सम एंड प्लीज प्रिपेयर द कॉलम विद पेंसिल इटसेल्फ, ओके। और डबल लाइन करना आपको हर एक के नीचे, ठीक है। मैंने नहीं किया बोर्ड पे, लेकिन आपको डबल लाइन, आपको ऑलरेडी पता डबल लाइन यहाँ पे करना है, तो आपको हर अमाउंट के नीचे जितने भी आपको डबल लाइन अवेलेबल है हो जाने चाहिए, ओके। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, वी आर वेरी मच हैप्पी टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू once again. If you feel you have any doubt, difficulty, give me a call between 5 to 6 p.m. and then forward the homeworks between 6 to 7 p.m. Thanks again. Hello everyone. Chapter number 6 of accountancy subsidiary books. As I already told you in the video itself, when the number of transactions, means similar transactions, are so many, at that time the businessman used to prepare the subsidiary books so that he or she can write the common transactions at one particular place. If you are passing journal entries, then the businessman has to search the number of purchases made during the month. If it is suppose 500 times he used to purchase, then he has to go through each and every transactions entries if he is passing via journal entries. In that case, he has prepared a separate book for purchase, then he can get directly all the informations of the purchase. Okay, the credit purchase even, not only the purchase, the credit purchase of the goods, because the transactions which are credit, only that are recorded in the subsidiary books.
Okay, cash transactions are directly recorded in journal entries, or one more book is there for that also, that is called the cash book. We'll be seeing that in the next chapter. So over here, subsidiary books. Subsidiary books refer to the journals kept for specific transactions of similar nature. As I have told you, same type के अगर होते हैं तो उसके लिए मैंने बना दिया है अलग से subsidiary books. So basically types of subsidiary books. One is cash book. एक होता है सिंपल कैश बुक, एक होता है कॉलमनार, मतलब 2 कॉलमनार कैश बुक, कैश एंड बैंक, कैश एट डिस्काउंट या बैंक एट डिस्काउंट, और एक होता है मेरा पे कैश बैंक और डिस्काउंट कॉलमनार कैश बुक. रिगार्डिंग कैश ट्रांजेक्शंस, बैंक ट्रांजेक्शंस, वी यूज्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक. Number second is good subsidiary books, which we are going to learn in this particular chapter. That is purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. जो भी क्रेडिट का होता है वो लिखना है, कैश वाला परचेस लिखना नहीं है. और इफ़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो के अंदर भी, ओके, अगर आपने आधा अधूरा पेमेंट किया है, ठीक है, हाफ पेमेंट या पार्ट पेमेंट विच वी कैन कॉल इट एज 99% पेमेंट इज ऑल्सो कॉल द पार्ट पेमेंट इटसेल्फ. अगर आपने पार्ट पेमेंट किया है तो भी हमको मानना है कि पूरा का पूरा क्रेडिट में ही है, उसको लेके मुझे काम यहाँ पे करना है. जैसे बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ट्रेड डिस्काउंट करना कंपलसरी होता है. कैश की एंट्री हम बुक्स में पास ऑन यहाँ पे नहीं करेंगे, ओनली गुड्स की एंट्री पास करेंगे, ओनली गुड्स की. ओके, जिसमें बिजनेसमैन ट्रेडिंग करता है दैट इज कॉल्ड द गुड्स. ओनली गुड्स की एंट्री हम बुक्स में पास यहाँ पे करेंगे और किसी की भी एंट्री बुक्स में पास ऑन यहाँ पे नहीं करेंगे. ओके, सब्सिडी बुक्स फॉर बिल्स, तो बिल रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेएबल बुक्स है. ओके, एंड देन लास्ट है जर्नल प्रॉपर. तो बेसिकली ये है मेरे टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स. क्या फ़ायदा है इसका सब्सिडरी बुक्स का? एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क. अकॉर्डिंग टू द बुक्स मैंने काम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया होता है. डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, अलग अलग पर्सनस रख दिए गए हैं बेस्ड ऑन द स्किल. ओके, तो काम को पहले डिवाइड किया, फिर काम को करने वाले को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया ताकि मेरा काम वन ऑफ द बेस्ट वैसे हो सके. तो इससे बेनिफिट क्या है? ऑडिट वर्क, मतलब चेक करना ईजी हो जाएगा. अकाउंट्स प्रिपरेशन वर्क और भी सिंपल हो जाएगा, टाइम बचेगा. मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इमीडिएटली उस बुक हैंडलर के पास चला जाऊंगा. सेल्स के बारे में चाहिए, जिसको मैंने सेल्स बुक दी उसके पास चला जाऊंगा तो मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सेल्स के बारे में, क्रेडिट सेल्स के बारे में. एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन मुझे इमीडिएटली अवेलेबल यहाँ पे होता है. तो सब्सिडी बुक्स फॉर गुड्स जो हमें इस चैप्टर में बेसिकली यहाँ पे डील यहाँ पे करना है. तो टाइप ऑफ सब्सिडी बुक्स, दैट इज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. ये है मेरा टाइप्स ऑफ बुक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. So continuing further with this particular chapter of purchase book. So the specimen of simple purchase return book is given. जैसे मैंने आपको वीडियो में ही बता दिया है कि सिर्फ आपको एक ही जगह पे चेंज मिलेगा, दैट इज इनवर्ड इनवॉइस नंबर जहाँ पे था. ओके, इन टर्म्स ऑफ परचेस बुक वहाँ पे सेल्स के टाइम पे हो गया था आउटवर्ड इनवॉइस नंबर. रिटर्न के टाइम पे बन जाएगा, परचेस रिटर्न के टाइम पे बन जाएगा डेबिट नोट नंबर. एज यू कैन सी सेम कॉलम नाम में भी एंड सेम एक्सपेंस के अंदर भी. ओके, so now carrying forward to the illustrations, they are given just a sample of it. See, ऐसा होता है मेरा पे डेबिट नोट जब रिटर्न करते हैं ना, सी स्पेसिमेन ऑफ डेबिट नोट आपको देखे रखा है. डेबिट नोट लिखा होता है. डेबिट नोट कब होता है? जब परचेस रिटर्न होता है तब सामने वाला ट्रेडर मुझे यहाँ पे देता है डेबिट नोट. ओके, नंबर 108 देखो कॉर्नर पे लिखा है, किसने वापस किया? सी पटेल ट्रेडिंग कंपनी, डीलर्स ऑफ चॉकलेट. उसने बिल बना के दिया है मुझे. जो बिल बना था उसका नाम सेंटर पे यहाँ पे लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा है. ओके, श्रीवम ट्रेडर्स अकाउंट्स को बिल बना के दिया है कि 10 चॉकलेट के बॉक्सेस रिटर्न कर रहा हूँ बिकॉज आपके बॉक्सेस ख़राब थे, इन्फीरियर क्वालिटी की थी. एक बॉक्स की प्राइस 2000 रुपये थी, 20,000 रुपये का रिफंड चाहिए. ENOE का मतलब था एरर एंड ओमिशन इरेक्टेड, मतलब बिल के अंदर सिर्फ जो चेंजेस करने के राइट्स है वो सिर्फ फॉर पटेल ट्रेडिंग कंपनी को ही है. सिग्नेचर जो भी कर सकता है पार्टनर. जो कंडीशंस परचेस रिटर्न की थी वही सेम कंडीशन सेल्स रिटर्न की है. इसमें भी सिंपल परचेस रिटर्न बुक अवेलेबल यहाँ पे होता है. कॉलमनर परचेस बुक अवेलेबल है विद गुड्स एंड विद एक्सपेंसेस, इसमें भी अवेलेबल यहाँ पे है. कॉलमनर विद सेल्स भी अवेलेबल, कॉलमनर विद गुड्स एंड एक्सपेंसेस भी अवेलेबल है जो हमने ऑलरेडी देखे थे. फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे था डेबिट नोट नंबर, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर होगा. यहाँ पे सब कुछ बाकी सारे कॉलम्स एज यूजुअल सेम टू सेम आपको मिलेंगे, बस इसमें इतना चेंजेस आपको देखने को मिलेगा. जहाँ पे डेबिट नोट था यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट नोट नंबर. ओके, इसने इनवॉइस नंबर लिखा है तो भी चलेगा, बट हाँ इफ़ वी नो कि क्रेडिट नोट नंबर आता है तो हम क्रेडिट नोट नंबर ही लिखेंगे. ओके ना.
इंट्रा के अंदर आउटपुट CGST SGST, इंटर के अंदर IGST। हाँ, परचेस में इनपुट लिखना है और सेल्स में आपको आउटपुट लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना उसमें भी। स्पेसिमेन ऑफ क्रेडिट नोट, जब हम वापस यहाँ पे करते हैं तो हमारा नाम ऊपर आ गया। इफ़ वी आर श्री शिवम ट्रेडर्स ऑफ चॉकलेट, ओके। जब आप देखो तो इसने परचेस किया था तो वापस किया, ऊपर वाले में इसमें आपको डिफरेंस मिल गया होगा। ओके, जो बनाता है बिल उसका नाम ऊपर आप पे आ गया। टुडे रिसीव्ड बैक 10 चॉकलेट बॉक्सेस ऑफ ₹2000 इज, ठीक है, रिटर्न शिवम ने परचेस किया था। ओके, तो अब उसने वापस कर दिया तो उसने नोट लिख के दिया सामने वाली पार्टी को कि भाई तेरे पास से मुझे इतना गुड्स वापस यहाँ पे मिल चुका है। ओके ना, कंफर्मेशन वी कैन सी कि देना पड़ता है। जब कस्टमर गुड्स मुझे वापस यहाँ पे करता है, ठीक है, तब मुझे उसको देना पड़ता है यहाँ पे क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के टाइम पे। अब देखते हैं ट्रांजेक्शन जहाँ पे चारों चार बुक आपको ड्रॉ यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके, जो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर ऐसा है कि आपको चारों चार ड्रॉ करनी है तो मैं रिकमेंड आपको करता हूँ एक पेज में आपको 2 ही ड्रॉ करना है, परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक उसके नीचे। नेक्स्ट पेज पे आपको सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक ड्रॉ कर देना है। इट विल बी नीट एंड क्लीन। देन एक बुक में आप चारों चार कॉलम बनाने बैठोगे तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि छोटा पड़ जाए, तो बेटर ना एक पेज में आप 2 बनाओगे। वो 2 भी कौन से? पहले परचेस बुक, उसके नीचे परचेस रिटर्न, देन सेल बुक, उसके नीचे सेल्स रिटर्न। तो आपके लिए नीट एंड क्लीन यहाँ पे रहेगा। नोट के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना। ओके, एट द एंड ऑफ द 4 बुक्स यू गॉट टू राइट द नोट। इंडिविजुअल बुक के नीचे उसका नोट नहीं लिखना है, एंड में आपको नोट यहाँ पे लिख देना है। ओके ना। So from the following transactions, prepare purchase book, sales book, purchase return book, sales return book in the books of Sri Hasmukh Bhai. 2015 January 1, purchase goods of rupees 10,000 from Dhruvil at 10% rate discount, bill number 110। तो ये क्या किया मैंने, सेंटेंस पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए कौन सी बुक के अंदर आएगा। या आपने परचेस किया तो परचेस बुक के अंदर आएगा डेट 1 ध्रुविल, 10% माइनस करना ट्रेड डिस्काउंट तो 9,000, बिल नंबर 110। लेट अस चेक। सी ध्रुविल 110 बिल नंबर, 9,000 का अमाउंट। ओके ना। नेक्स्ट, परचेस गुड्स ऑफ ₹4,000 फ्रॉम कोमल एट 10% कैश डिस्काउंट, क्रेडिट पीरियड 2 months। कैश डिस्काउंट तो हमें करना है नहीं, कोमल को पेमेंट मैंने किया नहीं है मतलब कि, तो डेट 3 परचेस बुक के अंदर ही देंगे कोमल, अमाउंट लिख देंगे 4,000। ओके, नेक्स्ट, डेट 7, sold goods of ₹8,000 at Sarjan to Sarjan at 5% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 90। सेल्स किया है मैंने साजन को, तो सेल बुक में मिलेगा साजन का नाम, अमाउंट मिलेगा 7,600, 5% माइनस करने के बाद कैश डिस्काउंट तो मुझे माइनस करना है नहीं। लेट अस चेक सेल्स बुक साजन 7,600। आई होप से आपको समझ में आ रहा होगा। बिल नंबर तो आपको इनवॉइस नंबर के अंदर आपको लिख देना है, जो आपको ऑलरेडी पता ही है। जिसमें दिया है उसमें बिल नंबर लिखना है, जिसमें नहीं दिया उसमें आपको डैश यहाँ पे कर देना है। नेक्स्ट नंबर 10, परचेस गुड्स ऑफ 4,000, कैश मेमो नंबर 30। ये नहीं आएगा, कैश परचेस से पार्टी का नाम दिया नहीं है, तो एट द एंड में जाके आपको नोट यहाँ पे लिख देना है। चलो एक बार देख लेते हैं नोट इन्होंने कैसे लिखा है। ये रहा, ठीक है। एकदम एंड में जाके आपको नोट यहाँ पे लिख देना है डेट के साथ कि इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन। सिंपल सिंपल रखना, कॉम्प्लिकेट इतना मत करना नोट्स को। नंबर 11, गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न बाय साजन। साजन को मतलब मैंने सेल किया था, उसने मुझे वापस कर दिया। क्रेडिट नोट नंबर दिया 15, तो सेल्स रिटर्न में दिख रहा होगा डेट 11 साजन मिला। गुड्स की अमाउंट आपको देके रखी है 2,000, क्रेडिट नोट नंबर भी आपको देके रखा है 15। दिया है तो लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना, सिंपल। डेट 15, 10% गुड्स रिटर्न टू ध्रुविल एंड डेबिट नोट नंबर 16। ध्रुविल के पास से मैंने परचेस किया था 9,000 का गुड्स, उसका 10% मतलब कि 900 रुपये गुड्स मैंने वापस किया। परचेस रिटर्न में मिलेगा ध्रुविल 900 रुपये, डेबिट नोट नंबर आपको 16 दे के रखा हुआ है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर है। आई प्रीफर दैट कि आप करोगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल बन जाएगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स इज देयर इन द चैप्टर। कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा आपको वही ध्यान रखना है, और तो कुछ ध्यान रखना है नहीं। डेट नंबर 16, परचेस फर्नीचर ऑफ ₹5,000 फ्रॉम श्री बचूचर
फर्नीचर मार्ट, इसकी एंट्री आएगी नहीं बिकॉज ये परचेज ऑफ फर्नीचर है, एसेट्स है, तो एसेट्स की एंट्री पास ऑन नहीं करते, नोट में लिख देंगे इट इज़ ए परचेज ऑफ एसेट, सिंपल। डेट 18, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम निर्मी एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली। हाफ पेमेंट क्या मानना क्या है, पूरा का पूरा क्रेडिट में आपको ये मान क्या पे चलना है, तो परचेज के अंदर लिख देना है, परचेज बुक में लिख देना है निर्मी अमाउंट 30,000 सी, ओके। Then 19. The entire goods purchased from Nirmi is sold to Hali for ₹36,000 and 10% trade discount. Invoice number 100, credit period of 3 months. तो 30 का गुड्स था, 36 में मैंने बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 32,400 में मैंने बेचा है हैली को। सेल बुक में दिखेगा आपका हैली का नाम 32,400। आई होप सो इट इज़ वेरी मच क्लियर कैसे आया। 36,000 माइनस 10% इज 32,400। देन नेक्स्ट, हैली ने मुझे आधा गुड्स वापस किया जो मैंने निर्मी को वापस किया। देखो निर्मी से मैंने 30 का गुड्स परचेज किया था, वो गुड्स मैं 36 में बेचा, ट्रेड इसका माइनस का 32,400 आया था, तो हैली मुझे जब वापस करेगी तो 32,400 का आधा वापस करेगी। हैली 32,400 का आधा दैट इज़ 16,200 वापस करेगी। यही गुड्स मैंने वापस कर दिया है निर्मी को, लेकिन निर्मी के लिए कितना, 30,000 का आधा दैट इज़ 50। देखो सर निर्मी का कितना 30,000, उसका आधा कितना है 15,000, ओके। तो मैंने अपने आप इसमें से प्रॉफिट का अमाउंट निकल जाता है। क्लियर विद दैट। नेक्स्ट, कानू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स ऑफ 12,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। ऑर्डर है तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यहाँ पे, तो इसकी एंट्री हम पास ऑन यहाँ पे नहीं करेंगे, नीचे नोट में हम लिख देंगे इट इज़ ए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, सप्लाई गुड्स टू कानू एज पर इज ऑर्डर, ₹300 एडेड फॉर लेबर, इनवॉइस नंबर 102। उसने ऑर्डर किया था, प्लेस एन ऑर्डर, मतलब उसको गुड्स चाहिए था, तो मतलब मैंने आप सप्लाई कर दिया, तो मतलब सेल्स किया, तो डेट 24 सेल्स बुक मिलेगा, डेट 24 कानू, ओके। गुड्स था कितने का 10,800 का, गुड्स की अमाउंट ही लिखनी है, एक्सपेंस का अमाउंट आपको लिखना नहीं है। 10,800 कहाँ से आया, 12,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 1,200 माइनस किया, अमाउंट आ गया आपका 10,800 रुपये का, ओके। उसके बाद नंबर 25, कैश परचेज किया 20,000 का, कैश सेल्स किया 25,000 का, ये दोनों कैश में, तो इसकी एंट्री बुक्स में पास ऑन मुझे यहाँ पे नहीं करनी है, नीचे नोट में लिख देना है इट इज़ ए कैश ट्रांजेक्शन, सिंपल। नंबर 13, कानू रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम एज इट वॉज एग्रीड टू गिव रिबेट ऑफ कैरेज इन प्रपोर्शन। ओके, कानू ने मुझे आधा गुड्स वापस कर दिया है, 10,800 गुड्स बेचा था मैंने उसको 31 डेट को, कानू ने मुझे 5,400 गुड्स वापस कर दिए। रिबेट जो कैरेज का है वो तो उसको अलग से कैश में मिल जाता है, ओके। विद दिस सब ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इससे आपको टोटलिंग कर देना और डबल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। इसने डबल लाइन ड्रॉ नहीं की है, हम यहाँ पर डबल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। हर एक का देखो, हर एक का आपको क्लोज करना है। ध्यान रहे यहाँ पे परचेज बुक में लिखना है नेम ऑफ सप्लायर, सेल बुक में लिखना है नेम ऑफ कस्टमर्स, है ना, थोड़ा सा कंसिडरेशन ध्यान रखना। क्लियर, परचेज बुक परचेज रिटर्न बुक में नेम ऑफ सप्लायर, सेल्स बुक सेल रिटर्न बुक में नेम ऑफ कस्टमर, ओके। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस सम्स अगेन एंड अगेन। इफ़ यू फील लाइक कि डिफ़िकल्ट है तो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम में मिनिमम 8 मार्क का तो मैं पूछता हूँ ये पर्टिकुलर सम्स, बिकॉज चार बुक्स है, 8 मार्क्स बनता है, तो 8 मार्क में मैं पूछूंगा, बेसिकली पूछता ही हूँ मैं, ये तो आपको बता दूँ कि मैं चार बुक ही पूछूंगा। अगर 8 मार्क पूछता हूँ तो एक सिंगल बुक पूछता हूँ तो मैं 5 मार्क्स में पूछता हूँ या फिर 4 मार्क में पूछता हूँ। चैप्टर कैरीज गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, चाहे आप SA1 की बात करो, SA2 की बात करो, एनुअल की बात करो, सब में पूछा जाता है ये चैप्टर, बिकॉज चैप्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। So I request you all to solve the sums again and again. If you feel like ये हाँ टफ है तो करते रहिए यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।